नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग सी टेट ईवीएस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखते हैं सी टेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। तो आज का पहला प्रश्न है, कांसा जो है ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण होता है, ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है बताना है सभी को। तो देखो, पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी है तांबा और टीन का, ऑप्शन सी है तांबा और लोहा का, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम और टीन का। जो कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको खाना पकाना अच्छे से आता है या नहीं, देखते हैं आज। पहला ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर या भून कर, ऑप्शन बी है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, और ऑप्शन सी है तल कर, भिगो कर, भून कर, और ऑप्शन सी डी है सेंक कर, तल कर और भून कर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी पार्ट। देखो, इसमें सेंक कर, खाना सेंक कर सेंका जाता है, तला भी जाता है तलकर, और भूना भी जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन बी है ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन सी है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और अगला है ऑप्शन डी, ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। तो बताइएगा सभी लोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ये राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट राइट है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 नहीं 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं, भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछा गया है ये पेड़ पाया कहाँ जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान में, ऑप्शन बी है अबू धाबी में, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन डी है रूस में। तो ये पेड़ आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 मिनट पर बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, देखिए 56 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो मधुमक्खी पालन सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जनवरी या मार्च में होगा, अप्रैल या जून में होगा, जुलाई से सितंबर में, और अक्टूबर से दिसंबर में। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, मधुमक्खी पालन शुरू करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा होता है मधुमक्खी पालन। डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खेजाड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऑप्शन बी है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और ऑप्शन डी है यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो बताना है कौन कौन से ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ए वाला और बी वाला और सी वाला सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है। आपसे हाथी के बारे में पूछा गया, कौन 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 सा कथन सही है। ऑप्शन ए, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं,
ऑप्शन बी है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। और ऑप्शन सी है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। और ऑप्शन डी है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही था। देखो हाथी बहुत अधिक आराम करना पसंद नहीं करते, सिर्फ और हाथी 4 से 5 घंटे सोते हैं, 8 से 10 घंटे नहीं सोते। और वयस्क हाथी एक दिन में कितनी 100 किलो 100 kg, 100 मतलब 2 क्विंटल नहीं 100 kg, ठीक है, 1 क्विंटल करीब पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, मेरे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए घर पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं घर। इन मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो बताना है सभी को वह गाँव कौन सा होगा। वो होगा असम, ठीक है। आपको पहले ही चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है बांस से बना पुल। बांस से बना पुल कहाँ पर पाया जाता है, तो असम में। जब भी आपके बांस की बात आएगी तो आप क्या मारेंगे, ठीक, असम को मारेंगे, ठीक है। अगला है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ब्रेल लिपि जो होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, आपसे पूछा गया है। तो बताना है सभी को। ये होती है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन बी आपका राइट है, 6 बिंदुओं पर होती है ब्रेल लिपि, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए है मैना, ऑप्शन बी सी है कौवा, और ऑप्शन बी है उल्लू, और ऑप्शन डी है कोयल। तो काफी हद तक अपनी गर्दन घुमा पाएगा तो कौन घुमा पाएगा, उल्लू, ठीक है। मैना क्या करती है, अपनी झटके के साथ गर्दन ऊपर नीचे करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेप टेपिओका और नारियल को लोग घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे खाने बने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, और ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी है केरल। देखो आंध्र प्रदेश और असम तो होगा ही नहीं, वो तो पूर्वांचल साइड में आ जाता है, भारत के पूरब साइड में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, केरल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। तो ये जो मरीज था वो किसके कारण कमी होगी, तो ये होगा एनीमिया। देखो गुड़ और हरी पत्तेदार के कारण क्या बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, और ब्लड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से होते हैं। कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चील, बाज और गिद्ध सबसे ज़्यादा दूरी देख सकते हैं हम लोगों से। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के, तो बताइए अभी सभी लोग कौन सा होगा, उत्तर पूरब होगा और उत्तर पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब होगा, ऑप्शन सी है उत्तर होगा और दक्षिण होगा, और ऑप्शन डी है दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम में होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, उत्तर हो जाएगा और दक्षिण हो जाएगा। देखो वो ये रहा हमारा भारत का नक्शा, ठीक है, छोटा सा बना लो। देखो यहाँ पर है भोपाल और यहाँ पर है का शिमला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है।
ईवीएस का मतलब संक्षेपण अर्थ क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल साइंस, और ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल सोर्सेज, और ऑप्शन डी है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो ये ईवीएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ईवीएस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आपसे नेगेटिव वाला पूछा गया है, ये याद रखना है सभी को। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। बिल्कुल सही बात है, हम लोग ईवीएस पढ़ाएंगे, दुनिया कक्षा के बाहर से जोड़ के सिखाएंगे बच्चों को। ऑप्शन बी है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। अनुशासन कड़े नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी है बच्चे को प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चों को प्रेरित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। और ऑप्शन डी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी पार्ट भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा? बी पार्ट आपका गलत है, तो यही राइट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला पूछा गया था, कौन सा नहीं है। तो बच्चों को कड़े अनुशासन नहीं देना है, पीटना नहीं है, मारपीट नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और काल्पनिक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। ऑप्शन ए है अवलोकन कौशल में, ऑप्शन बी है संवेगात्मक कौशल में, और ऑप्शन सी है चिंतन कौशलों में, और ऑप्शन डी है बोलने संबंधी कौशलों में। तो आंचल क्या करती है? कौन से कौशलों का अवलोकन करती है वो? तो वो चिंतन कौशल में अवलोकन करती है, ठीक है, चिंतन कौशलों को बढ़ाना चाहती है। जैसे कोई बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे और बताएं, उससे पूछेंगे कि अगर जल खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? चिंतन कौशल की भावना ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो चिंतन करेगा। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी है विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नालिनी इस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए है अपनी पाठ योजना का पालन करना। ऑप्शन बी है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, और ऑप्शन सी है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं बहुबुद्धि वाले जिनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करना। दूसरे अभिभावकों को प्रेरित नहीं करें, तर्क शक्ति का नहीं करेंगे, पाठ्य योजना का पालन नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? बहुबुद्धि आवश्यकताओं की विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। अगला प्रश्न है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना। ऑप्शन बी है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समय परियोजना बनाने के लिए कहना, परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताना है सभी को। यहाँ पर आपका ए पार्ट राइट होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना। जब भी हम खेल की बात करेंगे तो बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग खेलों को दिखाएंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ऑप्शन बी है, दिए गए प्रोग्राम्स क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन सी है, दिए गए प्रयोगात्मक रूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और ऑप्शन डी है, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। जहाँ पर चर्चा करना बात आए वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन को वरीयता देंगे ऑप्शन को, क्योंकि चर्चा करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। चर्चा करना, व्याख्या करना, ठीक है, वो भी ईबीएस की क्लास में। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन ए है, जीव जंतु शिक्षण के कौशल के विकास। ऑप्शन बी है, दैनिक समय सारणी की चार्या में बदलाव। और ऑप्शन सी है, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। और ऑप्शन डी है, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके लिए प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आपका सी पार्ट राइट है। क्या करेंगे? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, अधिगम को। तो सी पार्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि हम लोग आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।